आजकल व्हाट्सएप पे अरावली को लेकर एक मैसेज खूब घूम रहा है। शायद कोई यूट्यूब वीडियो का लिंक जिसमें ये दावा हो कि अरावली का 90% हिस्सा खत्म होने वाला है, या वो डराने वाली खबर कि फरीदाबाद गुड़गांव में लाखों घर तोड़े जाएंगे। हाँ, ये मैसेज बहुत से लोगों तक पहुंचे हैं। अगर ऐसा कोई मैसेज किसी के पास आया है तो वो अकेले नहीं है। मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा और वो सचमुच परेशान था। इन संदेशों ने एक असली डर और कंफ्यूजन पैदा कर दिया है, खासकर उन लोगों में जो इन इलाकों में रहते हैं। और ये डर देखिए स्वाभाविक भी है। जब बात किसी के अपने घर की हो तो ऐसी खबरें चिंता पैदा करती ही हैं। ये मामला सिर्फ पर्यावरण का नहीं है, ये कानून और लाखों लोगों की जिंदगी से भी जुड़ा है। इसीलिए इसमें कई परतें हैं और आधी अधूरी जानकारी इसे और ज्यादा उलझा देती है क्या सुप्रीम कोर्ट ने असल में कहा क्या है, और सबसे जरूरी सरकार की तरफ से इस पर क्या सफाई आई है? हाँ, और हमारा मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि जो हमारे सूत्र हैं, सरकारी रिपोर्टें, अदालती आदेश और पर्यावरण मंत्री का बयान, उनके आधार पर तथ्यों को सरल भाषा में सामने रखना है। चलिए इस डर के माहौल से निकलकर सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। जी, और हमारी पड़ताल का लक्ष्य यही है कि एक आम नागरिक जिसे कानूनी दांव-पेच की ज्यादा समझ नहीं है, वो भी ये जान सके कि जमीनी हकीकत क्या है। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जानकारी ही है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये पूरा हंगामा आखिर खड़ा कहाँ से हुआ? सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा निर्देश था जो इस सारे कंफ्यूजन की जड़ बना? इस सिफारिश का मुख्य काम था अरावली पहाड़ी शब्द को कानूनी तौर पर परिभाषित करना। हाँ, मतलब ये तय करना कि कागजों पर किस जमीन के टुकड़े को अरावली पहाड़ी माना जाएगा और किसे नहीं। एक मिनट, मतलब इससे पहले अरावली पहाड़ी की कोई साफ परिभाषा थी ही नहीं। ये थोड़ा अजीब लगता है। साफ और कह सकते हैं कि एक समान परिभाषा नहीं थी, और यही अक्सर विवाद की जड़ बनता था। तो समिति ने एक पैमाना तय किया। इस नई परिभाषा के मुताबिक अब से उसी जमीन को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिसकी ऊंचाई अपने आसपास के मैदानी इलाके से कम 100 मीटर हो। 100 मीटर? जी, यानी करीब 328 फीट। बस 100 मीटर की ऊंचाई। हैरानी होती है कि इतनी सीधी साधी तकनीकी सी बात पर इतना बड़ा बवंदर कैसे खड़ा हो गया कि लाखों घर टूटने का डर फैल गया। इसके पीछे की कहानी क्या है? आंकड़ा सामने आया। पर्यावरण पर काम करने वाले समूहों और जानकारों ने, कहना चाहिए कि खतरे की घंटी बजा दी। उनके मुताबिक, और यहाँ तक के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक आंतरिक मूल्यांकन के हवाले से भी, अरावली की ज्यादातर पहाड़ियाँ और रिज मतलब छोटी छोटी पहाड़ियाँ? हाँ बिल्कुल, वो 100 मीटर से कम ऊंची हैं। मतलब अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस परिभाषा के दायरे से ही बाहर हो गया। बिल्कुल। एक अनुमान लगाया गया कि इस नई परिभाषा के कारण अरावली का लगभग 90% हिस्सा कानूनी तौर पर अरावली पहाड़ी कहलाने के हक से बाहर हो सकता है, और यहीं से डर की पहली लहर उठी। अच्छा। चिंता ये थी कि अगर ये 90% हिस्सा कानूनी तौर पर अरावली नहीं है, तो क्या अब यहाँ माइनिंग यानी खनन और बड़े-बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की इजाजत दे दी जाएगी? और इसी एक सवाल से अरावली खत्म हो जाएगी वाली बात जंगल की आग की तरह फैल गई। समझ गया। तो ये डर भविष्य को लेकर था कि जो जमीन अब तक सुरक्षित थी वो शायद अब नहीं रहेगी, और इसी डर को सोशल मीडिया ने एक अलग ही रूप दे दिया। जी हाँ, यूट्यूब वीडियोस और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में तो इसे ऐसे पेश किया गया जैसे बुलडोजर कल सुबह ही पहुंचने वाले हैं। जी हाँ, जानकारी के इस गैप का अफवाहों ने पूरा फायदा उठाया। मुख्य तौर पर 3 बड़ी अफवाहें फैली जिन्होंने सबसे ज्यादा पैनिक फैलाया। ये वाकई डराने वाले दावे हैं, खासकर वो घरों को तोड़ने वाली बात। चलिए एक एक करके इनकी सच्चाई परखते हैं। सबसे पहले खनन वाले दावे से शुरू करते हैं। क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने 90% अरावली में माइनिंग की हरी झंडी दे दी है? ये दावा पूरी तरह से गलत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अरावली शब्द की परिभाषा तय करने के लिए था, खनन शुरू करने का कोई आदेश नहीं था। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये सच है कि इस परिभाषा से कुछ जमीनें सुरक्षा के दायरे से बाहर आ सकती हैं, जिससे भविष्य में वहाँ खनन के लिए कोई अर्जी दे सकता है। लेकिन अर्जी देना और मंजूरी मिलना 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। मतलब ये कोई ऑटोमेटिक परमिशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज परिभाषा बदली और कल से कोई भी जाकर खुदाई शुरू कर सकता है। बिल्कुल नहीं। खनन के लिए आज भी एक लंबी प्रक्रिया है।
पर्यावरण मंत्रालय से क्लियरेंस लेना पड़ता है, राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है और कई दूसरे नियम कानून हैं जिनका पालन करना होता है। तो ये कहना कि कोर्ट ने खनन का आदेश दे दिया, ये तथ्यों को बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। जी ठीक है, ये बात साफ हुई। अब उस दूसरी अफवाह पे आते हैं जो सबसे ज्यादा चिंता की वजह बनी, कि 100 मीटर के दायरे में बने घर तोड़ दिए जाएंगे। इसी बात से लोग सबसे ज्यादा डरे हुए थे। और ये आम नागरिक के लिए समझने वाली सबसे जरूरी बात है। ये पूरा भ्रम ऊंचाई और दायरे के फर्क को ना समझने से फैला। 100 मीटर का नियम पहाड़ी की ऊंचाई मतलब हाइट नापने के लिए है। एक मिनट, तो मतलब ये दूरी का नियम है ही नहीं, ये वर्टिकल माप है, हॉरिजॉन्टल नहीं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये नियम ये नहीं कहता कि पहाड़ी के 100 मीटर के आसपास कुछ नहीं बन सकता। बिल्कुल नहीं। यही इस पूरे कंफ्यूजन का सार है। लोगों ने इसे किसी बफर जोन के नियम के साथ मिला दिया, जैसे किसी जंगल या नदी के किनारे निर्माण पर पाबंदी होती है। अच्छा, ये वैसा नियम नहीं है। यह सिर्फ ये तय करने के लिए है कि कोई पहाड़ी पहाड़ी कहलाने जितनी ऊंची है या नहीं। इसका वैध कॉलोनियों में बने घरों से कोई सीधा लेना देना नहीं है। तो मतलब जो लोग फरीदाबाद, गुड़गांव या दिल्ली की किसी भी अधिकृत कॉलोनी में अपने घर में रह रहे हैं, उन्हें 100 मीटर की परिभाषा से घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनके घर स्थानीय नगर निगम के कानूनों और मास्टर प्लान के तहत बने हैं। जब तक वो निर्माण कानूनी है, तब तक पहाड़ी की ऊंचाई की ये परिभाषा उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं करती। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। और वो तीसरी अफवाह कि अब पूरी अरावली ही असुरक्षित हो गई है और उस पर कोई भी सुरक्षा कानून लागू नहीं होगा, क्या इस 100 मीटर के नियम ने बाकी सारे कानूनों को खत्म कर दिया है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये एक और गलतफहमी है। अरावली को सिर्फ एक कानून से सुरक्षा नहीं मिलती, कई सुरक्षा कवच हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो जमीन जो 1980 के फॉरेस्ट एक्ट के लागू होने से पहले ही सरकारी रिकॉर्ड में वन भूमि यानी फॉरेस्ट लैंड के तौर पर दर्ज है, वो आज भी सुरक्षित है, चाहे उसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम ही क्यों ना हो। अच्छा, तो अगर कोई जमीन पहले से ही जंगल के तौर पर दर्ज है तो उस पर यह नया नियम लागू नहीं होगा। सही समझे। इसी तरह जो इलाके वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी या नेशनल पार्क का हिस्सा हैं, वो भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। तो ये सोचना कि सिर्फ एक परिभाषा बदलने से अरावली के सारे सुरक्षा कवच एक साथ हट गए, ये सच नहीं है। सुरक्षा की कई परतें हैं। तो जब इतना भ्रम और डर फैला तो जाहिर है सरकार तक भी ये बात पहुंची होगी। हाँ। क्या सरकार की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान आया? बिल्कुल। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आगे आकर एक विस्तृत बयान जारी किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अरावली में खनन नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है। कोई ढील नहीं दी गई? जी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये नतीजा निकालना सरासर गलत है कि 100 मीटर से नीचे की सारी जमीन अब खनन के लिए खोल दी गई है। ये तो बहुत सीधा और स्पष्ट बयान लगता है। उन्होंने आम नागरिकों के घरों को लेकर जो डर था उस पर कुछ कहा? हाँ, और वो सबसे अहम हिस्सा था। उन्होंने अवैध कब्जे यानी इलीगल एनक्रोचमेंट्स और कानूनी रूप से अधिकृत आवासीय क्षेत्रों के बीच एक बहुत साफ लकीर खींची। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। जी। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार की कार्रवाई सिर्फ अवैध कब्जों के खिलाफ है, न कि उन लोगों के खिलाफ जो दशकों से वैध कॉलोनियों में रह रहे हैं। इसका सीधा मतलब यही था कि अधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को इस नई परिभाषा से कोई खतरा नहीं है। ये जानना वाकई राहत की बात है। तो अगर सरकार ने इतना साफ कर दिया है कि वैध घर सुरक्षित हैं और खनन नियमों में कोई ढील नहीं दी गई, तो फिर भी पर्यावरणविद और सेव अरावली जैसे अभियान चलाने वाले लोग इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? अगर आम लोगों के घर नहीं टूट रहे तो असल चिंता की वजह क्या है? और यहीं से ये मामला दिलचस्प हो जाता है। सरकार के आश्वासन के बावजूद पर्यावरणविदों की चिंता खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी नजर आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर है। उनकी चिंता इस परिभाषा के पीछे छिपे इरादों को लेकर है। इरादों को लेकर? इसका क्या मतलब है? इसका जवाब उस समिति की रिपोर्ट में छिपा है जिसने ये 100 मीटर की परिभाषा दी थी। उस रिपोर्ट में कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कीमती और रणनीतिक खनिज और राष्ट्रीय सुरक्षा। अरे वाह, एक मिनट रुकिए। रणनीतिक खनिज, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये तो अचानक से सिर्फ एक पर्यावरण की परिभाषा नहीं लग रही। ऐसा लगता है इसके पीछे कोई आर्थिक या कहें राष्ट्रीय सुरक्षा का एंगल भी छिपा हो सकता है। ये तो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देता है। बिल्कुल, और यही पर्यावरणविदों की चिंता का केंद्र है। उनका मानना है कि ये परिभाषा सिर्फ चीजों को साफ करने के लिए नहीं बनाई गई,
बल्कि इसे भविष्य में राष्ट्रीय हित के नाम पर खनन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अच्छा, उन्हें डर है कि आज जो जमीन परिभाषा से बाहर हुई है, कल उसे रणनीतिक खनिजों के लिए खनन हेतु खोल दिया जाएगा। ये एक तरह से भविष्य के लिए रास्ता तैयार करना है। तो उनकी चिंता भविष्य के खनन को लेकर है, घरों को लेकर नहीं। और अरावली में खनन इतना बुरा क्यों है? मतलब विकास के लिए खनिज तो चाहिए ही। अरावली का महत्व सिर्फ एक पहाड़ी होने से कहीं ज्यादा है, खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके के लिए। इसे एनसीआर के फेफड़े कहा जाता है, जो हम करोड़ों लोगों को थोड़ी बहुत साफ हवा देते हैं। ये थार के रेगिस्तान को दिल्ली और हरियाणा की तरफ बढ़ने से रोकने वाली एक प्राकृतिक दीवार है। मैंने ये भी सुना है कि ये पानी के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। ये एक विशाल स्पंज की तरह काम करता है। बारिश का पानी यहाँ जमीन के नीचे जाता है, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, जो पहले से ही खतरनाक स्तर पर है। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि ये तेंदुओं, नीलगाय और अनगिनत दूसरे वन्य जीवों का घर है, उनका आखिरी बचा हुआ ठिकाना। पर्यावरणविदों की चिंता ये है कि अगर इस नाजुक इकोसिस्टम के छोटे से हिस्से से भी सुरक्षा कवच हटता है, तो इसका असर पूरे इलाके पर पड़ेगा। और इसका असर कैसा हो सकता है? क्या हमारे पास कोई उदाहरण है कि खनन से क्या होता है? हमारे सूत्रों में जमीनी रिपोर्ट्स का जिक्र है, जो बताती हैं कि मौजूदा खनन स्थलों के पास के गांव किस हाल में हैं। वहाँ के लोग धूल और प्रदूषण से होने वाली सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनके कुएं सूख गए हैं क्योंकि खनन में बहुत पानी इस्तेमाल होता है। मानव पशु संघर्ष बढ़ गया है क्योंकि जानवरों के घर उजड़ गए हैं। तो चिंता ये है कि ये नई परिभाषा इस तरह की समस्याओं को और बड़े पैमाने पर न्योता दे सकती है। तो अगर मैं पूरी बात को समेटने की कोशिश करूं, तो ये है कि व्हाट्सएप पर जो घरों को तोड़े जाने की खबरें थीं, वो भ्रामक हैं। आम नागरिक जो अपनी वैध कॉलोनी में रह रहा है, उसे फिलहाल कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। जमीनी हकीकत में आम नागरिक के लिए तत्काल कोई बदलाव नहीं आया है। मुख्य मुद्दा अरावली पहाड़ी की कानूनी परिभाषा के बदलने का है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ पर्यावरणविद। जी, एक तरफ सरकार है जो कह रही है कि वो पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वैध निवासियों को डरने की जरूरत नहीं, और दूसरी तरफ पर्यावरणविद हैं जिन्हें डर है कि ये परिभाषा भविष्य में खनन और पर्यावरण के विनाश का दरवाजा खोल देगी। और अंत में ये पूरा मामला एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे गलत या आधी अधूरी जानकारी, खासकर जब वो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलती है, तो वो एक वास्तविक डर और दहशत का माहौल बना सकती है। हाँ, और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जानकारी के इस सैलाब के दौर में हम भरोसेमंद और सच्ची जानकारी के लिए कहाँ जाएं? सही बात है। ये घटना हमें सिखाती है कि किसी भी वायरल खबर पर घबराने या उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले सरकारी बयानों और प्रतिष्ठित मीडिया स्रोतों से उसकी पुष्टि करना कितना ज्यादा जरूरी है। असली बहस विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की है, जो एक बहुत जरूरी बहस है, और उस बहस में हिस्सा लेने के लिए एक जागरूक नागरिक की जरूरत है, ना कि एक डरे हुए नागरिक की।